बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा शुरू करते हैं अपनी क्लास अब। अभी मैं 2-3 मिनट और वेट कर रहा हूँ कि कुछ और स्टूडेंट्स जिन्होंने एंटर होना है वो एंटर हो जाएं, क्योंकि आप लोग बता दीजिए कि मैंने 3 बजे पूरे मैंने ये कॉल की थी मीटिंग। 3:10 के बाद मैंने मीटिंग रूम लॉक कर देना है आप लोगों का। तो लिहाजा जिस किसी ने लेनी है क्लास वो भी क्लास में एंटर हो जाए। फिर ये ना हो कि आप लोगों में से कोई आने वाला रह जाए और बाद में मैसेज करते रहें कि सर एंटर होना है। कह दे बाकी लोगों को आप लोग। ये मैं आप लोगों का कोई तरीकाकार तय कर रहा था अटेंडेंस लेने का, तो मेरे जहन में यही मेथड आता है कि मैं आप लोगों की इस तरह से ही ये कोई लिस्ट आप लोगों की बना लूं जिसके मुताबिक आप लोगों की क्लास ली जा सके, क्लास की अटेंडेंस मेंटेन की जा सके कि कितने लोग क्लास ले रहे हैं आखिर। बस ये बात जहन में रखिएगा कि क्लास में अटेंडेंस सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट की लगा करेगी जो लोग लेक्चर के एंड तक मौजूद रहेंगे। जो दरमियान से चले जाएंगे उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुआ करेगी। चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। आप लोग सिर्फ मुझे ये बताएं, कोई एक स्टूडेंट हैंड रेज करके मिड टर्म से पहले हमने इंस्ट्रक्शन सेट जो पढ़ रहे थे उसमें उसने उसको हमने कहाँ तक स्टडी किया था, ताकि फिर मैं वहां से आगे आप लोगों का काम स्टार्ट करूं। कोई एक स्टूडेंट हैंड रेज करके बता दे बस, अगर कोई जहन में है आप लोगों के कि हमने कहाँ तक स्टडी किया था इंस्ट्रक्शन सेट को। इंस्ट्रक्शन सेट ही पढ़ रहे हैं ना हम लोग, और मैंने वो दरमियान से आप लोगों को पता नहीं कौन सी इंस्ट्रक्शंस पढ़ाई थी, और उसके बाद मैंने आप लोगों को प्रोग्रामिंग स्टार्ट करवा दी थी। तो लिहाजा अगर आप लोगों में से किसी को है आइडिया कि हमने कहाँ तक पढ़ा था तो वो जरा हैंड रेज करे, तो मुझे वो याद करवा दे एक दफ़ा कि हम लोगों ने कहाँ तक चीज़ें ख़त्म की थी। मेरा काम आसान हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा, दरअसल मैं फिर आगे पढ़ाना आपको स्टार्ट कर दूंगा। कोई है क्लास में स्टूडेंट मौजूद जिसको पता है हमने कहाँ तक पढ़ा था? वरना मुझे वीडियो लेक्चर्स में जाके देखना पड़ेगा आप लोगों के सिलेबस को, क्योंकि 3-4 क्लासेस इकट्ठी पढ़ रही हैं लैंग्वेज, तो किसी का सिलेबस मेरा ख्याल आगे पीछे। जी बेटा, है किसी के जहन में कोई आइडिया कहाँ तक पढ़ा था हमने? अच्छा, कोई एक स्टूडेंट भी क्लास में ऐसी नहीं है या ऐसा नहीं है जो नहीं बता सकता इस बात को? या मोबाइल साइड पर रख के सो जाते हैं? हाँ जी मुजाहिद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जो आपने स्लाइड ओपन किए हैं सर, इससे आगे वाले जो टॉपिक शुरू होता है वो पढ़ना है। नहीं, ये देखो ना, एक तो लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस थी, ये मैंने पढ़ा दी थी। ये स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस पढ़ा दी थी मैंने आप लोगों को, यस सर। ये भी पढ़ा दी थी, इसका मतलब है। अच्छा नो तो सर। हाँ जी, जी बताएं फिर, ये स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन पढ़ी नहीं थी? नो सर। तो आप तो कह रहे हो अभी तो पढ़ी थी ये इंस्ट्रक्शंस। नो सर, मैंने कहा जो इससे आगे वाली, जो पिछले लॉजिकल इंस्ट्रक्शन से आगे वाली, ओके, ये यानी वाली कि नहीं स्ट्रिंग पढ़ी। मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन हमने पढ़नी है, ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक, ओके फाइन।
अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन के अंदर स्ट्रिंग हम कहते किसे हैं? स्ट्रिंग हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ बाइट्स को या वर्ड्स को। जैसे आप सी प्लस प्लस के अंदर या सी के अंदर कहते हैं ना कि स्ट्रिंग क्या है, कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स या स्ट्रीम ऑफ करेक्टर्स। इसमें हम चूंकि बिट्स और बाइट्स में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि स्ट्रिंग है सीक्वेंस ऑफ बाइट्स या सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। तो जो 8086 का इंस्ट्रक्शन सेट है ना, ये कौन कौन सी स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस इंक्लूड करता है? स्ट्रिंग मूवमेंट, स्ट्रिंग कंपैरिजन, स्कैन, लोड एंड स्टोर। अच्छा, ये बुनियादी है। अगर बाकी न्यू मॉडर्न प्रोसेसर्स के अंदर कोई और भी इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनी है, लाइक स्कैन एंड मूव, स्कैन एंड कंपेयर, लोड एंड कंपेयर, कंपेयर एंड स्टोर वगैरह वगैरह। ये इनके कॉम्बिनेशन से बनी है, लोड स्टोर एंड कंपेयर। तो इस ये जो सारी चीजें हैं ये बुनियादी बातें स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस की हैं। अच्छा, अब स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास एक लोकेशन पे तो डाटा होता नहीं। स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन में तो पूरी एक स्ट्रिंग होती है जहां पे डाटा मौजूद होता है और डिफरेंट लोकेशन। फॉर एग्जांपल, एक स्ट्रिंग के अंदर अगर 20 कैरेक्टर्स हैं तो इसका मतलब ये है कि हर कैरेक्टर अगर एक बाइट का है तो वो 20 लोकेशंस लेगी मेमोरी की, क्योंकि आपकी मेमोरी, रियल मेमोरी बाइट एड्रेसेबल होती है। बाइट एड्रेसेबल का मतलब होता है कि एक लोकेशन पे एक बाइट स्टोर होगी। अच्छा, ये जो आरईपी इंस्ट्रक्शन का प्रीफिक्स है या प्रीफिक्स है, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये इस्तेमाल किया जाता है यूज टू रिपीट द एग्जीक्यूशन ऑफ स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस। स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन को रिपीट करने के लिए। देखिए ना, इससे पहले हम जो काम कर रहे थे, लाइक दो नंबर्स को कंपेयर करके ये बताते थे कि दो नंबर्स बराबर हैं, पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है, पहला नंबर दूसरे नंबर के बराबर है, या पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा है। हम ये बात करते थे। अब जब स्ट्रिंग्स कंपेयर होगी तो सिर्फ एक लोकेशन तो कंपेयर नहीं ना होगी, उस पूरी की पूरी चीजें कंपेयर होंगी। इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है इस तरह से। इस स्ट्रिंग के अंदर ये डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है, 2F B3 C8। ये हेक्साडेसिमल के अंदर है ना, एक लोकेशन पे एक बाइट। इस तरह से ये डाटा हमारे पास पड़ा हुआ है। अब अगर हमने इस डाटा के ऊपर कोई भी, फॉर एग्जांपल, इसको लोड ही करना है एएल के अंदर, तो एक वैल्यू तो लोड नहीं ना होगी इस एएल के अंदर। इस एएल में तो ये सारी वैल्यूज बारी बारी लोड होगी। पहले 2F लोड होगी, फिर 3B3 लोड होगी, फिर C8, फिर DD, फिर EE, फिर DD, फिर FF, फिर 2A, फिर A2। या अगर इसको किसी और जगह पे स्टोर करना है किसी और जगह पे ऊपर मेमोरी में, किसी और जगह के ऊपर स्टोर करना है इसी चीज को, तो सिर्फ 2F तो स्ट्रिंग को स्टोर कर रहे हैं ना, एक डाटा को तो नहीं स्टोर कर रहे। तो अगर पूरी स्ट्रिंग को यूज करना है तो स्ट्रिंग के प्रीफिक्स में, यानी कि इंस्ट्रक्शन जो हम करते हैं, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन करते हैं स्टोर के लिए? स्टोर के लिए फॉर एग्जांपल स्टोर है, यहां पर स्टोर है, आप लोग मूव की कमांड यूज करते थे, तो इससे पहले क्या लगेगा? प्रीफिक्स के तौर पे REP लगा करेगा ताकि ये रिपीट करता रहे। कब तक रिपीट करता रहे? जब तक के स्ट्रिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। अच्छा, अब इसके बाद दोबारा जरा यहां पर आए, जो हम पढ़ रहे थे। तो उम्मीद करता हूं कि रिपीट इंस्ट्रक्शन प्रीफिक्स का पता चल गया होगा।
स्ट्रिंग की इंस्ट्रक्शन को बार बार रिपीट करने के लिए जब तक स्ट्रिंग्स एंड नहीं हो जाती, चाहे वो स्कैन कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, लोड कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, मूव करवा रहे हो, तो ये पीछे लिखा जाता है ताकि जब तक स्ट्रिंग खत्म ना हो तब तक वो इंस्ट्रक्शन रिपीट होती रहे। अच्छा, स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस एंड विद एस, यानी कि एस पे एंड होती हैं जो भी चीज है। लाइक कंपेयर करना है तो CMP नहीं लिखेंगे, CMPS कंपेयर स्ट्रिंग, और या तो SB लिखेंगे। SB नहीं फिर अकेला लिखता, SB या SW लिखते हैं। S is for string, SB for string byte and SW for string word। स्ट्रिंग वर्ड इसलिए लिखते हैं कि दो लोकेशंस मिलके भी एक वर्ड बनाती हैं। देखो ना, एक लोकेशन पे एक बाइट है, तो वर्ड कितनी बाइट्स का होता है? वर्ड होता है 2 बाइट्स का। तो अगर मैं लोकेशन की बात करूं इसकी, तो यहां पर ये वर्ड पड़ा हुआ है 2F, लेकिन जो डाटा है वो 2FB3 है। वर्ड के हिसाब से अगर देखें तो, अगर आपसे कहता है ना कि एक पहला वर्ड बताएं इस स्ट्रिंग का, तो वो आप बताओगे, अगर वर्ड की बात पूछेगा तो वो आप क्या बताओगे? वो आप इस तरह से बताएंगे B32F, ये पूरा एक वर्ड है B32F। लेकिन अगर आपसे वो पूछता है कि एक लोकेशन पे बाइट क्या पड़ी हुई है, बाइट डाटा बताएं बस, तो फिर आप बताओगे 2F, पहली बाइट क्या पड़ी हुई है। और अगर पहला वर्ड पूछेगा तो B32F। उम्मीद करता हूँ ये भी बात आप लोगों को पता चल गई होगी। अच्छा, अब इसके बाद ऑफसेट और इफेक्टिव एड्रेस सोर्स स्ट्रिंग का, वो स्टोर किया जाता है सोर्स इंडेक्स रजिस्टर में। नुमान इकबाल, ये म्यूट करें अपनी वीडियो को, वीडियो क्लोज करें अपनी वीडियो मोड। ऑफसेट एड्रेस और इफेक्टिव एड्रेस जो सोर्स ऑपरेंड का है इज स्टोर्ड इन SI रजिस्टर, और डेस्टिनेशन एड्रेस का जो है एड्रेस वो कहां पे होता है? DI रजिस्टर में। देखिए, अब जरा इसको भी समझें, इस बात को भी। ये हमारे पास एक फॉर एग्जांपल सोर्स स्ट्रिंग है, इसके अगर स्टार्टिंग एड्रेस पे पहुंचना है यहां पर, तो वो तो हमें DS ले जाएगा, ES ले जाएगा, SS ले जाएगा, CS ले जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का सेगमेंट है। डाटा से रेलेवेंट स्ट्रिंग है तो DS यूज होगा, और अगर स्टैक से रेलेवेंट स्ट्रिंग है तो SS यूज होगा, कोड से रेलेवेंट स्ट्रिंग है तो CS यूज होगा। इसका हमें प्रॉब्लम नहीं है इस चीज का। नुमान इकबाल बेटा, मैं आपको दोबारा वार्न कर रहा हूँ, मेरी तरफ से फाइनल वार्निंग समझना, मुझे अब वीडियो मोड आपका ऑन नजर ना आए। अच्छा, अब इसमें हम ये जिक्र कर रहे थे कि ये तो हमें स्टार्टिंग एड्रेस पे ले जाएगी ना, इस जगह पे ले जाएगी। अगर हमने इसके अंदर कहीं जगह पे मूव करना है आगे, तो हमें इंडेक्स रजिस्टर की जरूरत है ना। तो अगर सोर्स स्ट्रिंग है तो उसका ऑफसेट एड्रेस या इफेक्टिव एड्रेस जो अंदर किसी भी लोकेशन में मूव करने के लिए चाहिए है, वो किधर मौजूद होगा? वो मौजूद होगा SI रजिस्टर में। और जो डेस्टिनेशन का स्ट्रिंग है उसका ऑफसेट किधर मौजूद होगा? DI रजिस्टर में। अगली बात ये है कि ये जो, अच्छा अगर तो हम कह रहे हैं ना कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग आगे की तरफ को मूव करेगी, जाहिर सी बात है रिपीट लिखा क्यों जाता है? अभी तो हम ये पढ़ के आए हैं, ताकि ये मूव, स्टोर, कंपेयर, स्कैन जो कुछ भी होना है तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग के साथ हो। तो अब ये बात है कि वो आगे कैसे बढ़ेगी? असल में होगा ये कि जो हर ऑपरेशन होने के बाद SI और DI की वैल्यूज ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाया करेंगी हर इंस्ट्रक्शन रन एक एक लोकेशन कंपेयर होने के बाद, और ये +1 हो जाया करेंगी या -1 हो जाया करेंगी। ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएंगी या ऑटोमेटिकली
डिक्रीज कर जाएंगी। किसकी बुनियाद पर? डायरेक्शन फ्लैग की बुनियाद पर। जो डायरेक्शन फ्लैग है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। डायरेक्शन फ्लैग, ये अगर फॉर एग्जांपल ये वैल्यू इसकी 0 होगी तो +1 हो जाया करेगा। अगर डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो एस आई की जो वैल्यू है प्रीवियस, उसमें एस आई +1 हो जाया करेगा। और डी आई है, वो डी आई की वैल्यू में भी +1 ऑटोमेटिकली हो जाया करेगा। तो वो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर था तो +1 होने के बाद यहाँ पर, अगली दफा +1 होने के बाद यहाँ पर, अगली दफा +1 होने के बाद यहाँ पर, अगर डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू 0 है तो। और अगर यही वैल्यू डायरेक्शन फ्लैग की हमारे पास हो जाती है 1, डायरेक्शन फ्लैग की अगर यही वैल्यू मैं 1 कर देता हूं, तो ये +1 की बजाय ये डिक्रीमेंट हो जाया करेगा। ठीक है। और एक और बात, इंपॉर्टेंट बात, वो ये कि ये +1 जरूरी नहीं कि हो, +2 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप वर्ड डाटा के साथ ट्रीट कर रहे हैं या बाइट डाटा के साथ। ये जो मैंने बात बताई है, ये बाइट डाटा के लिए, स्ट्रिंग बाइट के लिए। स्ट्रिंग वर्ड के लिए जाहिर सी बात है, ये मैंने बताया ना, वर्ड के लिए ये पूरे का पूरा डाटा जो है कि 2 लोकेशन में पड़ा हुआ, ये वैलिड डाटा है। तो इसलिए अगला वैलिड डाटा ये है, तो ये तब आएगा जब पिछली लोकेशन में 2 ऐड हो जाएगा। तो इसलिए अगर डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू 0 है तो वर्ड डाटा में या वर्ड स्ट्रिंग वर्ड के अंदर ये 2 इंक्रीमेंट होगा या 2 डिक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर -2 हो जाएगा इस जगह पे, और डी आई भी -2 हो जाया करेगा। ये सिर्फ ये इस मकसद के लिए है, डायरेक्शन फ्लैग के फॉरवर्ड मूव करना है या बैकवर्ड मूव करना है। अगर 0 है तो फॉरवर्ड, डायरेक्शन फ्लैग अगर 0 है तो फॉरवर्ड, अगर डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू 1 है तो बैकवर्ड मूव होगा। ये इस तरह से काम होता है। तो उम्मीद है ये भी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। डायरेक्शन फ्लैग 0, इसका मतलब है कि एस आई और डी आई ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट कर दिए जाएंगे, बाइट डाटा के लिए 1 और वर्ड डाटा के लिए 2। और अगर डी एफ की वैल्यू 1 है तो एस आई और डी आई ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट कर दिए जाएंगे, 1 बाइट के लिए, बाइट डाटा के लिए, और वर्ड डाटा के लिए बाय 2। तो ये मैंने स्लाइड पे अच्छा खासा आप लोगों का टाइम लगाया, आप लोगों से टाइम लिया। जितने बच्चों को ये वाली स्लाइड समझ में आ गई है वो जरा हैंड रेज करें। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि मैं अब से मैंने ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी एक ऑन की हुई है अलग से, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग परफॉर्म कर रही है। जितने स्टूडेंट्स हैंड रेज करेंगे, जो कोऑपरेट करेंगे, जितने स्टूडेंट की अटेंडेंस मार्क होगी, जिसका जिस तरह का बिहेवियर होगा, ये सारा अटेंडेंस शीट के ऊपर मैंने नोट किया करना है। उसी हिसाब से आपको फाइनल में नंबर मिलेंगे। मुझे फाइनल में किसी ने ये कंप्लेन नहीं करनी कि मेरे साथ 30 में से 3 नंबर क्यों आए हैं, 30 में से 2 नंबर क्यों आए हैं, 30 में 6 नंबर क्यों आए हैं। अभी भी आज, और एक बात और, अगर आप लोगों ने कोऑपरेट ना किया, अगर तो देखे ना, जिन लोगों ने समझ में आ रही है बात उन्होंने हैंड रेज कर दी है, ओके दैट्स इट। जिनको समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब है कि उनको समझ में नहीं आई तो वो मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे फिर। और अगर वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो मैं उनको रिमूव कर दूंगा मीटिंग से। फिर इसका मतलब है वो मीटिंग नहीं ले रहे, वो लोग क्लास के अंदर मौजूद ही नहीं है, उन्होंने मोबाइल सिर्फ कनेक्ट किया हुआ है, लैपटॉप या सिस्टम सिर्फ कनेक्ट किया हुआ है, और वो कहीं इधर उधर हो गए हुए हैं। फिर मैं मीटिंग में नहीं उनको रहने दूंगा। ये अब इंशाल है, इकरा बशीर है, जवेरिया है, शहरियार है, मोहम्मद अफाक, मोहम्मद आसिफ, नोमान इकबाल, ये लोग जब हैंड रेज नहीं कर रहे, इट मींस दे सर्टनली हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्लाइड। तो अगर अब इन लोगों ने सवाल नहीं पूछा तो ये समझे मीटिंग से मेरी तरफ से रिमूव, क्योंकि इनका अभी तक हैंड रेज नहीं हुआ। फोर स्टूडेंट्स स्टिल रहते हैं, 3 स्टूडेंट्स, इंशाल, जवेरिया, आफाक। ठीक है जी, बाकी लोग हैंड्स डाउन कर लें अपने। अब ये 3 मुझसे सवाल पूछें जो चीज नहीं समझ में आई। ओके, अफाक का भी हैंड रेज हो गया। ठीक है, इंशाल और जवेरिया ये मुझसे क्वेश्चन पूछेंगी दोनों। बेटा बाकी लोग हैंड्स डाउन करें अपने। जी, पूछें सवाल।
आपने इंशाल हैंड रेज किया, मैंने कहा सवाल पूछे। इंशाल एंड जवेरिया ये दोनों क्वेश्चन करेंगी वरना मीटिंग से आउट। मैंने दोनों को अनम्यूट किया है, मैसेज भेजा है अनम्यूट का। अनम्यूट हो और क्वेश्चन करें। जवेरिया एंड इंशाल। जी जवेरिया बताएं बेटे, क्या बात आपको यहाँ पे समझ नहीं लगी? सर जी वो मैंने राइट हैंड करना था सर, मुझे यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं नजर आ रहा सर। मैंने लैपटॉप से मीटिंग कनेक्ट की हुई है ना। लैपटॉप से बेटा क्यों नहीं हैंड रेज का ऑप्शन नजर आता? आप इसके बाद ना मीटिंग लेने के बाद, ये क्लास अटेंड करने के बाद आपकी मैंने ये जो आप उज़र पेश कर रही हैं ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन इसके बाद आप देखें है ये कहाँ पे होता है हैंड रेज का ऑप्शन। आप पार्टिसिपेंट को ऑन करेंगी तो सर आपको सबसे नीचे हैंड रेज का ऑप्शन नजर आ जाएगा। ओके सर। आया नजर हैंड रेज का ऑप्शन? सर जी करो हैंड रेज। हाँ ठीक है, गुड। और इंशाल बीबी भी थी यहाँ पे कोई? मैडम इंशाल किधर है जी? अब इंशाल बिन नवाज या इंशाल जो भी हैं, क्वेश्चन करें आप भी अब। बेटा ये हमारे लिए समझनी जरूरी है इंस्ट्रक्शंस, आप लोग ज़हन में रखिएगा इसको। आसिफ जी बेटा पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ना ये पूछना था कि डायरेक्शनल फ्लैग की जो वैल्यू है 0 और 1 कैसे होती है? वो खुद सेट भी कर सकते हैं और आगे जाके पढ़ेंगे, ये प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जब आएंगी ना तो कैरी फ्लैग रजिस्टर्स की वैल्यू को सेट करना और रीसेट करना वो देखेंगे अभी थोड़ी देर में। आज के लेक्चर में सिखा के आज के लेक्चर में ये सिखा के भेजूंगा आपको, सीख के आप लोग खत्म करेंगे इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल। अच्छा जी अब हम इस स्लाइड पे चलते हैं जी। रिपीट जो मैंने कहा ना, यहाँ पर जो पिछली स्लाइड में हमने जिक्र किया, जिसका तज़किरा किया है कि रिपीट की जो कमांड है यहाँ पर ये यूज होती है प्रीफिक्स के तौर पे। अब रिपीट की इंस्ट्रक्शन लिखी कैसे जाती है? ये रिपीट की इंस्ट्रक्शन को लिखने का तरीका है। ये रिपीट खुद कोई चीज नहीं है। रिपीट REPZ या तो ऐसे लिखेंगे, REPE लिखेंगे, REPNZ या REPNE, इन दोनों का मतलब सेम है। ये जो ऑब्लिक लगाया हुआ ना, इट मींस REPZ लिख लें, REPE लिख लें। REP ये दोनों का मतलब सेम, REPNZ REPNE इन दोनों का मतलब सेम। अच्छा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो इंस्ट्रक्शन आप ये जितनी भी इंस्ट्रक्शन है ना आगे, स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन, मूव इंस्ट्रक्शन है, कंपेयर इंस्ट्रक्शन है, स्कैन इंस्ट्रक्शन है, लोड इंस्ट्रक्शन है, स्टोर इंस्ट्रक्शन है, तो ये सारी की सारी चलती रहें, रिपीट होती रहे अनटिल जीरो फ्लैग इज जीरो। जब तक के जीरो फ्लैग जीरो नहीं हो जाता, यानी कि जब तक जीरो फ्लैग, जीरो का मतलब क्या है? रिजल्ट इज नॉट जीरो, यानी कि जब तक रिजल्ट जीरो नहीं आ जाता तब तक इंस्ट्रक्शन, यानी कि जब तक रिजल्ट जीरो चल रहा है तब तक ये इंस्ट्रक्शन चलती रहे। यही मतलब हुआ। देखे ना, ZF इज इक्वल टू जीरो का मतलब है कि रिजल्ट इज नॉट जीरो, यानी कि क्लोज तब हो, स्ट्रिंग तब बंद हो चलना जब रिजल्ट जीरो ना हो, और जब तक जीरो है रिजल्ट तब तक चलता रहे। कंपेयर में करना क्या होता है? दो चीजों को माइनस करना होता है ना। तो ये देखें, वाइल CX नॉट इक्वल टू जीरो, ये जो CX रजिस्टर है ना, इसमें स्ट्रिंग्स के करैक्टर्स की तादाद लिखी जाती है। 20 करैक्टर्स हैं, 30 करैक्टर्स हैं, 40 करैक्टर्स हैं, तो REPZ ये उतनी दफा रन होना होता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। लाइक अगर इसमें 40 करैक्टर्स हैं, 40 बाइट्स की स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग बाइट है, तो ये 40 टाइम्स रिपीट की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। तो ये क्या काम करती है? हर दफा जब देखती है कि जीरो फ्लैग की वैल्यू 1 है तो ये रिपीट कर देती है एग्जीक्यूशन को और CX की वैल्यू को एग्जीक्यूट कर देती है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि मिसाल के तौर पे हमने दो वैल्यूज को कंपेयर करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास लेफ्ट हैंड पे एक वैल्यू है, एक राइट हैंड पे एक वैल्यू है। हम इन दोनों को बारी बारी 40 लोकेशंस हैं और 40 लोकेशंस को कंपेयर करवा रहे हैं। पहली लोकेशन से कंपेयर हुई, ठीक है, फर्स्ट लोकेशन से कंपेयर हुई, दोनों का रिजल्ट सेम है। तो मुझे ये बताएं, दोनों का रिजल्ट अगर सेम है तो उनके डिफरेंस, कंपेयर की कमांड करती तो माइनस ही है ना,
माइनस करेगी तो रिजल्ट क्या आएगा 0, तो 0 फ्लैग की वैल्यू 1 होगी, तो इंस्ट्रक्शन CX की वैल्यू कम हो जाएगी, 40 वैल्यू थी -1 होकर 39 रह गई, तो वो दोबारा इंस्ट्रक्शन रिपीट हो जाएगी, फिर अगली बाइट कंपेयर होगी, फिर उससे अगली बाइट कंपेयर होगी, उस ये काम चलता रहेगा जब तक के रिजल्ट नॉन जीरो नहीं आ जाता। लाइक अगर एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे एक बाइट ऐसी आ गई जो लिखी हुई है 2F, एक तरफ लिखी हुई है 3A, अब ये दोनों सेम नहीं है तो जीरो फ्लैग की वैल्यू 0 होगी, तो वो लूप से बाहर निकल आएगा, वो फिर रिपीट नहीं करेगा। और ये बिल्कुल उसके उल्ट काम है, रिपीट अंटिल जीरो फ्लैग इज 1, यानी कि जब तक रिजल्ट 0 नहीं आ जाता तब तक रिपीट करता रहे, यानी कि जब तक रिजल्ट डिफरेंट है तब तक काम करता रहे। अब इसमें उल्ट काम हो गया उसका, यानी अगर देखेगा दोनों वैल्यूज का रिजल्ट सेम नहीं है, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, तो इसका मतलब है कि डिफरेंस का रिजल्ट 0 नहीं आएगा माइनस करने का, तो वो रिपीट हो जाएगी। रिपीट कैसे होगी, वो CX की जो फुल वैल्यू है 40, उसमें से 1 माइनस होगा 39, वो अगली लोकेशन पे, फिर उससे अगली लोकेशन पे, फिर उससे अगली लोकेशन पे, और ये काम ऐसे चलता है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो हैंड रेज करेंगे। बेटा आप लोग बहुत स्लो हैं, जल्दी किया करें हैंड रेज, मेरा टाइम वेस्ट होता है ऐसे। पता है आपको कि ऑनलाइन लेक्चर में पढ़ाना कितना मुश्किल होता है, एक एक चीज को मैनेज करना होता है, टाइम को एक एक चीज को मैनेज करना होता है। बिलाल, यूसुफ, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद हुसैन रह गए। ओके, सिर्फ मोहम्मद हुसैन साहब रहते हैं अभी। ठीक है जी, अब अगली स्लाइड पे चलता हूँ। जिस किसी को अब एक दो स्टूडेंट्स को अगर जहन में कंफ्यूजन चल भी रहा है ना, वो नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर मैं भी करवा दूंगा, जब पहली अब कायदा मूव इंस्ट्रक्शन पढ़ने लगे जी। स्टार्ट करते हैं जी। अब इसको, अब मूव इंस्ट्रक्शन में होता क्या, आप इसको रहने दें फिलहाल, इसको मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, पहले सिर्फ इसको देख लें कि लिखी कैसे जाती है। मूव एस का मतलब है मूव स्ट्रिंग, और अगर बी साथ लिखा है तो उसका मतलब है मूव स्ट्रिंग बाइट। मूव स्ट्रिंग बाइट, यानी कि एक स्ट्रिंग को मूव करवाना है। जरा देखिएगा इधर, यहां पर से हम इसको समझते हैं। ये बस सारी चीज जो है ना यहां से हम मिटाने लगा हूं। ये हमारे पास ना दो स्ट्रिंग्स हैं, ये सोर्स स्ट्रिंग है, सोर्स स्ट्रिंग, और ये हमारे पास डेस्टिनेशन स्ट्रिंग। अच्छा, जो इसका इफेक्टिव एड्रेस है ना, इसका इफेक्टिव एड्रेस, अच्छा अब हम ये सपोज पता क्या कर रहे हैं कि डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू 0 है। ओके, तो इसका मतलब है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, +1 होने। बेटा आप लोग हैंड्स डाउन कर लें। अब डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू 0 है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। अच्छा, अब डाटा पहले मैं लिखवा दूं यहाँ पे 2F 3A 1C DE 7A A9 23, बल्कि 2B कह लें यहाँ पे डाटा, ये डाटा हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब अगर डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू 0 है तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। अच्छा, पहले तो हमने स्टार्टिंग एड्रेस पे पहुंचना है ना, यहाँ पर। अब याद रखिएगा आइंदा से, ये अगर जो सोर्स स्ट्रिंग है ना, सोर्स स्ट्रिंग का इफेक्टिव एड्रेस डिनोट किया जाता है MA से। ठीक है, सोर्स स्ट्रिंग का इफेक्टिव एड्रेस किससे डिनोट किया जाता है, MA से। और ये कैलकुलेट कैसे होता है, कैलकुलेट ऐसे होता है, यहां पर जो वैल्यू होती है ना, अच्छा सोर्स स्ट्रिंग का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो पड़ा होता है DS में, DS रजिस्टर में। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 हेक्सा से 0 हो जाता है अपेंड, और जब इसमें वैल्यू ऐड करते हैं किसकी, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर की, तो ये हम स्टार्ट पे पहुंच जाते हैं। ये इसका कौन सा एड्रेस है, सोर्स इंडेक्स, ये इसका ऑफसेट एड्रेस होता है। अच्छा, इसी तरह से अगर हमने मूव करना है डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के ऊपर,
यहाँ पर इसके एड्रेस को, ये मैं सबस्क्रिप्ट में नीचे ई लिख रहा हूँ, तो ये होता, इसको नोट किया जाता है MAE से। ये इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो पड़ा होता है ES रजिस्टर में, और जो इसका ऑफसेट एड्रेस है वो पड़ा होता है DI रजिस्टर में। अब जरा गौर से देखिएगा ये होगा क्या, हो क्या रहा है। जब ये एड्रेस कैलकुलेट हो गया, DS के अंदर पड़ी हुई वैल्यू 10x से मल्टीप्लाई हो गई, SI ऐड हो गया, तो इस लोकेशन पे पहुंच गए जिसका मैंने कलर अब येलो कर दिया। अच्छा, अब होगा क्या, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू यहां पर जो डाटा पड़ा हुआ है, ये डाटा सोर्स स्ट्रिंग का डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में मूव हो जाएगा, ये उठ के यहां पर आ जाएगा 2F। फिर इसके बाद क्या होगा, SI की जो वैल्यू है, SI इज इक्वल टू SI प्लस 1 एंड DI इज इक्वल टू DI प्लस 1। इनकी वैल्यूज में ऑटोमेटिकली 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। यहां पर DI मौजूद है, तो DI की वैल्यू जब 1 इंक्रीमेंट होगा तो यही वाली जो वैल्यू है, यही वाला एड्रेस यहां से उठ के यहां पे आ जाएगा इस जगह पे, और यहां से उठ के ये वाली चीज इंक्रीमेंट होने के बाद यहां पे आ जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा, ये चीज खत्म हो गई, ये इसको मैं दोबारा नो कलर कर रहा हूं, और इस पे मैं अब कलर दोबारा लेके आ रहा हूं। अब ये वाली जो चीज है, अगले दफा क्या होगी, ये वाली चीज यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, 3A इधर कॉपी हो गया। उसके बाद जब ये काम, अच्छा ये काम कैसे हो रहा है, क्योंकि पीछे REP लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 बाइट्स है, तो CX रजिस्टर के अंदर 07 हेक्सा मौजूद है, तो उससे क्या होगा, ये 7 टाइम्स लूप चलेगा। हर दफा क्या होगा, जब REP इस तरह से लिखा जाएगा ना, REP पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद मूव स्ट्रिंग बाइट इस तरह से लिखी जाएगी ये वाली बात। ये ऐसे इंस्ट्रक्शन लिख दी हमने। अब जब हर दफा, पहली दफा जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी ना, ये वैल्यू कम होकर कितनी रह जाएगी, CX की वैल्यू, ये वैल्यू रह जाएगी 6। जब ये दूसरी दफा जब इंक्रीमेंट हो जाएंगे तो ये वाला एड्रेस यहां से उठेगा और ये इस लाइन में आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। अच्छा, जब ये यहां पर आएगा और ये वाला एड्रेस जो है यहां से उठेगा, ये भी ऊपर आ जाएगा, क्योंकि 1 1 इंक्रीमेंट होता जा रहा है, और इसकी वैल्यू एक और कम हो जाएगी। फिर यहां पर अब क्या वैल्यू पड़ी हुई है, अब मैं इसको कर लेता हूं नो कलर, और इसको मैं कलर कोई ना कोई इसका रख लेता हूं, ये रहे। अब ये वाली वैल्यू मूव होके इसके अंदर आ जाएगी 1C यहाँ पे, और फिर क्या होगा, वैल्यू दोबारा इंक्रीमेंट होगी, ये यहां से उठ के इधर आ जाएगी वैल्यू, और ये वैल्यू यहां से उठ के यहाँ पे आ जाएगी, और ये वाला काम यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, नंबर यहाँ पे 4 आ जाएगा, एक और CX, और इस तरह से ये 4 आ गई वैल्यू। और जब तक ये काम कब तक चलेगा, जब तक के ये डाटा हमारा जो है स्ट्रिंग डाटा पूरे का पूरा कंपेयर मूव नहीं कर जाता। और एक और बात, अगर वर्ड डाटा है ना, वर्ड डाटा यानी कि SB की स्ट्रिंग SW की बजाय मूव SB की बजाय मूव SW लिखा हुआ है, तो फिर क्या होगा, फिर 2 लोकेशन एक डाटा बनाएंगी, 1 2 3 4 लोकेशन है, अब 4 वैल्यू पड़ी होगी। फिर अब क्या होगा, उस सिलसिले में अगर हमारे पास क्या चीज मौजूद होगी, मैं दोबारा वापस आ रहा हूँ, किस मकसद के लिए वापस आ रहा हूँ, ये समझाने के लिए कि अगर वर्ड डाटा लिखा हो, बजाय बेटा इसके कि आपके पास ये डाटा जो लिखा हुआ है ना, जो अभी मैंने पढ़ा है बाइट डाटा, अगर वर्ड डाटा लिखा हो फिर क्या होगा, जरा इसको भी देखें। अब आप यहां पर मैं एक और ऐड कर लेता हूं, आप जरा देखें वर्ड डाटा के लिए। अब पहले तो आप इसकी ना स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करें। वर्ड बनता है 2 लोकेशन से बन के, ये 1 वर्ड, ये 2 वर्ड, ये 3 वर्ड, और ये 4 वर्ड, तो CX के अंदर वैल्यू आ जाएगी 4, जो कि आ गई। अच्छा, अब ये कैलकुलेट भी हो गया, इफेक्टिव एड्रेस हम यहाँ पे स्टार्ट पे पहुंच भी गए, इसको मैं फिलहाल खाली कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर DF की वैल्यू 0 है, तो चूंकि वर्ड स्ट्रिंग वर्ड है ना, तो यहाँ पर +2 होगा, +1 की बजाय। +1 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, +2 होगा। अब होगा क्या, ये दोनों लोकेशंस यहां से उठेंगी, ये इधर कॉपी हो जाएंगी ऐसे, ये वाली दोनों लोकेशन। फिर जब +2 होगा SI के अंदर, तो SI यहां से उठ के, ये SI को उठ के इफेक्टिव एड्रेस अगला ये बन जाएगा, यहां से उठ के यहां बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, नोट करें इस बात को, पहला डाटा पहली लोकेशन पे गया +1 ओके, अगला डाटा अगली लोकेशन पे गया। ये नहीं होगा कि ये आगे पहले आ जाए और ये बाद में आ जाए, ऐसे नहीं होगा।
एम ए वाली लोकेशन वाला डाटा एम ए वाली लोकेशन पे, एम ए ई वाली लोकेशन पे, और +1 वाला डाटा अगली लोकेशन पे गया। अच्छा, अब दोबारा यहाँ पर वैल्यू क्या रह गई, यहाँ पे वैल्यू रह गई जी, इस जगह पे वैल्यू रह गई अब 3। अच्छा, अब क्या होगा, जब वैल्यू यहाँ पे 3 रह गई तो अब यहाँ पर जब हम गए इस जगह पे तो ये डाटा लिखा हुआ है वर्ड पूरे का, तो ये डाटा यहाँ से उठा और इस जगह पे चला गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, जब इस जगह पे डाटा चला गया तो फिर +2 हो जाएगा। जब +2 होगा, अच्छा ये मैंने गलत जगह पे मूव कर दिया था, ये नीचे वाली लाइन पे मूव होना था, ये वाला एड्रेस, ये यहाँ पे आना था, ये वाला एड्रेस। अच्छा, जब अब दोबारा +2 होगा तो ये एड्रेस यहाँ से उठेगा और इस जगह पे आ जाएगा जहां से अगली लोकेशन से डाटा मूव होना है, और ये यहाँ से उठेगा और अगली लोकेशन पे आ जाएगा जहां पे अब डाटा स्टोर होना है, और ये वैल्यू 2 रह जाएगी। नेक्स्ट टाइम अब क्या होगा, अब अगली बाइट, पूरी बाइट कह रहा हूँ, पूरा वर्ड 2 लोकेशन वाला यहाँ पे कॉपी हो जाएगा और ये काम आगे चलता रहेगा। इतनी डिटेल से आप लोगों को समझा दिया कि उम्मीद करता हूँ ये बात समझ गए होंगे। और अगर डीएफ की वैल्यू 1 होगी तो वो इंक्रीमेंट होने की बजाय डिक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा, उसमें क्या होता है, उसमें ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, बस सिर्फ इतना फर्क है जी। ये देखेंगे वही चीज लिखी हुई है, मूव स्ट्रिंग बाइट, मूव स्ट्रिंग वर्ड, ds मल्टीप्लाई बाय 16 डेसिमल में। बेटा 16 डेसिमल को अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे ना तो वो वही बन जाता है 10 हेक्सा, ठीक है ना, 0 अपेंड करने वाली बात। तो एम ए वाली वैल्यू एम ए ई वाली लोकेशन पे मूव हो जाएगी, और अगर डीएफ की वैल्यू 0 है तो डीआई और एसआई की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट, और अगर डीएफ की वैल्यू 1 है तो डीआई और एसआई की वैल्यू से 1 डिक्रीमेंट होता जाएगा। और अगर वर्ड डाटा है तो कैलकुलेशन देख लें, ये दोनों लाइनें, फर्स्ट 2 लाइंस एड्रेस कैलकुलेशन की, ये वही है। बस होगा क्या, पहली लोकेशन पे, अगली लोकेशन पे, और फिर +2 और -2 हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ डीएफ 0 है या 1 है जी। अब हैंड रेज करें जी, कितने बच्चों को ये स्लाइड समझ में आ गई। बेटा एट द एंड आप लोगों को पूछना पड़ेगा फिर मुझसे जो चीज समझ में नहीं आई, और जो हैंड रेज करते हैं ना, जब आप लोग तेजी से हैंड रेज किया करें ताकि मेरा काम आसान हो, मैं आगे की तरफ मूव कर सकूं। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं, बिलाल रहता है, हसन हनीफ रहता है, इकरा बशीर है, जवेरिया है, नुमान इकबाल है, 4 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं, 3। ओके, आप लोग हैंड्स डाउन कर सकते हैं। हसन हनीफ या इकरा बशीर, इनमें से कोई सवाल पूछना चाहता है तो आप हैंड रेज कर दें जल्दी से, वरना सारे लोग हैंड्स डाउन करते हैं। जल्दी करें, जल्दी हैंड्स डाउन करें अपना। ओके, नहीं कोई क्वेश्चन पूछना, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें फिर। अब आ गई कंपेयर की कमांड। कंपेयर्स की कमांड जैसे वो काम करती है वैसे ये काम करेगी। वहां पर था कंपेयर, यहाँ पर है कंपेयर स्ट्रिंग बाइट, CMPSB या CMPSW। जो काम वहां पर हो रहा था वही काम यहाँ पर होगा, लेकिन इसमें जो कि स्ट्रिंग्स है तो वो काम थोड़ा सा फर्क के साथ होगा। ये जरा देखिएगा, एड्रेस कैलकुलेशन नो डिफरेंस, चेक करें आप लोग। ये देखिए एड्रेस कैलकुलेशन नो डिफरेंस, यहाँ पे बस आ जाएगा मूव की बजाय कंपेयर स्ट्रिंग बाइट, और जब बाइट आएगा तो 1 है तो ये इस तरह से सूरत हाल आएगी। अब मैं यही पूरी स्ट्रिंग इधर उठा के कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पर। ठीक है जी। अगली बात ये है, एड्रेस कैलकुलेट हो गया, ठीक है। कंपेयर की कमांड क्या करती है जी, कंपेयर करती है ना, तो स्ट्रिंग बाइट लिखा हुआ है तो बाइट्स यानी कि एक एक लोकेशन को कंपेयर करेगी। ये जरा देख लें, कंपेयर की कमांड करती क्या है, MA के कंटेंट से, जरा देखिएगा क्या काम करती है, मैं यहां पर लिखता हूं, MA के कंटेंट से माइनस करती है MAE के कंटेंट्स को, और उसके नतीजे में क्या काम करती है, एंड मॉडिफाई द फ्लैग्स। कोई
रजिस्टर का, किसी मेमोरी का कोई एड्रेस चेंज नहीं होता, ये सिर्फ फ्लैग को मॉडिफाई करती है, ये कंपेयर्स की जो कमांड होती है माइनस करने के बाद। अच्छा, फ्लैग्स को कैसे मॉडिफाई करती है? तीन बेसिकली फ्लैग्स होते हैं, तीन फ्लैग्स इफेक्ट होते हैं। एक होता है कैरी फ्लैग, एक होता है जीरो फ्लैग, और एक होता है साइन फ्लैग। ये तीन फ्लैग्स इफेक्ट होते हैं। किस सूरत में किस तरह से इफेक्ट होते हैं? तीन ही सूरतें होती हैं। एम ए इज ग्रेटर देन एम ए ई, या तो ये सूरत है, या ये सूरत हो सकती है, ये इक्वल हो या लेस देन हो पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से, या जो यहाँ पे ये ब्रैकेट्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, यानी कि ये इस तरह से है, आप यूं कह सकते हैं इसको कि कंटेंट्स इन, ये तो एम ए और एम ए ई तो शो कर रहे हैं ना एड्रेस को, हम एड्रेस की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं वहां पर जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं उन वैल्यूज की। यहाँ पर लेस देन आएगा और यहाँ पर इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। और कंपेयर करके रिजल्ट क्या बनेगा जी हमारे पास? कंपेयर करके ये साइन फ्लैग कैसे चेंज होंगे? अगर पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है, हम जानते हैं कि तीनों फ्लैग्स की वैल्यू 0 0 और 0 होती हैं, ये बात हम सब जानते हैं, वो हमने पढ़ा हुआ है वहां पर, जहां पर हमने कौन से फ्लैग्स पढ़े थे, जहां पर हमने कौन सी इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी। और अगर वैल्यू हो, वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0, पहली स्ट्रिंग की दूसरी स्ट्रिंग से छोटी, तो कैरी फ्लैग 1, जीरो फ्लैग 0, साइन फ्लैग 1, यानी कि नेगेटिव नंबर। और अगर दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं तो बाकी सारी वैल्यू 0, सिर्फ जीरो फ्लैग की वैल्यू 1, जीरो फ्लैग 1 है तो इसका मतलब है रिजल्ट इज 0। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूं ताकि आपके जहन में रहे कि इसका मतलब क्या है, रिजल्ट इज 0, ठीक है ना। जीरो फ्लैग 1 होने का मतलब है रिजल्ट इज 0। और अगर ये कैरी फ्लैग और साइन फ्लैग दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब ये है कि रिजल्ट इज पॉजिटिव, यानी कि पहली पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से बड़ी है। और अगर इन दोनों की वैल्यूज 1 हो जाती हैं, इसकी भी और इसकी भी, दोनों की वैल्यूज अगर 1 हो जाती हैं, तो व्हाट डज इट मीन कि पहली स्ट्रिंग में जो लोकेशन पर डाटा पड़ा हुआ है दूसरी स्ट्रिंग से छोटा है। चलिए जी, अब जरा आए यहाँ पे कंपेयर करें। करिएगा जरा कंपेयर, देखिएगा कैसे कंपेयर की कमांड मूव करती है। पहले यहाँ पे उतनी वैल्यूज का सी एक्स में उतनी वैल्यूज मूव कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज पड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर मैं 8 लिखवा देता हूँ। ओके, अब जरा देखें इधर, यहाँ पर ये हमारा पहली लोकेशन में क्या डाटा पड़ा हुआ है, 2F कंपेयर हुआ। मुझे बताएं दोनों की सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट क्या आएगा। कोई एक स्टूडेंट वॉलंटियर करेगी, एनी वन स्टूडेंट हैंड रेज करे जी जल्दी से, एक स्टूडेंट वॉलंटियरी तौर पे हैंड रेज कर दे, मेल या फीमेल कोई भी रिगार्डलेस, जल्दी से हैंड रेज कर दें। मैंने सिर्फ आप लोगों को बताना है, समझाने के लिए ये बात कर रहा हूँ, डिस्कशन से जरा समझाना आसान हो जाएगा मेरे लिए। अली नसीर से बात करते हैं जी। अली नसीर सबसे ऊपर आप ही मेरे पास आ रहे थे। अब अनम्यूट मैंने किया, करें अनम्यूट, हूँ अनम्यूट, जल्दी से जल्दी। बिलाल यूसुफ आपको भी भेजा है मैसेज, हमना मुजाहिद आपको भी किया है अनम्यूट, जरा अनम्यूट हो दोनों तीनों आप लोग। हन्नान अशरफ हसन, बेटा ऐसे मैंने अटेंडेंस तो नहीं लगानी आप लोगों की, मेरे जहन में नाम आते जा रहे हैं। मैं आप लोगों को अनम्यूट का मैसेज कर रहा हूँ और आप लोग अनम्यूट नहीं हो रहे हैं। शहरियार, look at you. जुवेरिया, आसिफ,
इससे आइडिया होता है कि आप लोग कितने लेक्चर सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। चलिए आसिफ साहब ये बताएं, जब हम यस सर। इस एड्रेस पे पहुंचे तो ये दोनों लोकेशंस कंपेयर हुई, दोनों वैल्यूज सेम है या डिफरेंट है? सर सेम है। सेम है, तो इसका मतलब है कि डिफरेंस यानी माइनस का रिजल्ट 0 आएगा, तो 0 फ्लैग 1 हो जाएगा। यही बात हुई ना? यस सर। अच्छा चलें जी, अब आगे यस सर। चलें। इसके बाद अगली लोकेशन पे चले जाएंगे और यहाँ पर लिखा होगा REPE या REPZ। अगली लोकेशन में कैसे जाएंगे? ऑटोमेटिकली अगर वर्ड डाटा है तो 1 ऐड हो जाएगा, ऐसे ही होगा। वर्ड डाटा है तो 1 ऐड हो जाएगा, यस सर। और अगर बाइट डाटा है तो 2 ऐड हो जाएगा। जी सर। और सॉरी, वर्ड डाटा है तो 2 ऐड होगा, बाइट डाटा है तो 1 ऐड होगा। अच्छा चलें, खैर अब अगली लोकेशन पे हम आ गए। अगली लोकेशन में डाटा देखें क्या पड़ा हुआ, और जी इसमें सर, यही मैं कह रहा हूँ। अच्छा अगली लोकेशन में बताएं CX में क्या डाटा पड़ा, CX में क्या चेंज आएगा? यहाँ पे 7 नहीं हो जाएगी? CX की वैल्यू कम हो गई, लूप चल रहा है ना, जी तो सर 7 हो जाएगा। हाँ लूप कम चल हो रहा है तो जाएगी बारी एक बारी वैल्यू। वैल्यूज इसकी चेंज होती जाएंगी। चलें आप दोनों कंपेयर करें, इक्वल है? जी सर। तो इसका मतलब ये है कि ये अगली लोकेशन पे ये मूव कर जाएगा, यहाँ पे SI और DI में 1 ऐड होगा और अगली लोकेशन, और यहाँ पर एक और कम होगी। चलें आप करें कंपेयर जी। 1C सेम या फिर से डिफरेंट? सेम आ गई सर। सेम आ गई तो फिर आगे अगली लोकेशन पे चला जाएगा। SI और DI की वैल्यू में सेम 1 सर। इंक्रीमेंट होता जाएगा और ये आगे चलता जाएगा, ये इस तरह से आगे चला गया। अच्छा, और इसके अंदर वैल्यू रहेगी 5। अब करें कंपेयर, DE और DC सेम है? नो सर। तो DE बड़ा या DC बड़ा? सर डी ई बड़ा। तो DE बड़ा, तो सबसे पहले वाला रिजल्ट बनेगा फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन सेकंड स्ट्रिंग, ये वाला। यस सर। तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे बताएं, अब स्ट्रिंग की नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चलेगी या लूप से बाहर आ जाएगा? बताएं। सर लूप तो चलेगा ही। ना 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 ना, ये देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, REPE। क्या मतलब है? रिपीट अंटिल इक्वल, जब तक इक्वल है तब तक चले। ठीक होगा सर, अब समझ गया मैं। इक्वल है तो चलेगा, ना चलेगा यस, इक्वल जहां ना पर हो अच्छा, तो नहीं चलेगा। हाँ जी। अब जरा मुझे एक बात बताएं, जब ये लूप से बाहर निकला तो उस वक्त CX रजिस्टर की वैल्यू क्या है? 5 थी सर उस वक्त। हाँ, तो अब मैं आपसे पेपर में अब ये सवाल नहीं पूछूंगा कि ये कंपेयर की स्ट्रिंग क्या काम करती है या कैसे कंपेयर स्ट्रिंग की इंस्ट्रक्शन काम करती है। पेपर में मैं ऐसे ही कोई सिनेरियो बना के दूंगा और पूछूंगा जब अगर फॉर एग्जांपल प्रोग्राम्स से बाहर निकलोगे तो CX की वैल्यू उस वक्त क्या होगी। तो ये अगर कॉन्सेप्ट आपका जैसे क्लियर हुआ, ये क्लियर होगा तो आप आंसर करेंगे पेपर में। जी सर। समझ आ गई है बात आपको? जी सर। ओके, ये कंपेयर की इंस्ट्रक्शन है। ये जरा यहां से देख लें आप लोग सारे स्टूडेंट्स। अब ये एड्रेस वैसे ही कैलकुलेट होगा, दोनों स्ट्रिंग्स माइनस होती हैं और फ्लैग्स मॉडिफाई हो जाते हैं, और बाइट ऑपरेशन के लिए +1 या -1 होता है, और वर्ड ऑपरेशन के लिए +2 या -2 हो जाता है। ये स्लाइड्स उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी हम। अब हम करने लगे स्कैन। अच्छा, स्कैन में क्या होता है? स्कैन में क्या चीज होती है? स्कैन भी कंपेयर ही करती है, लेकिन इसके अंदर स्ट्रिंग एक ही होती है, स्ट्रिंग एक ही कैलकुलेट होनी होती है। दूसरा जो रजिस्टर यूज होता है, ये देखिएगा जरा, AL रजिस्टर यूज हुआ, और AL में वैल्यू पड़ी हुई है DC। ये डेस्टिनेशन स्ट्रिंग है जी। ES से जिसका एड्रेस कैलकुलेट होता है, ये वाला। ये एड्रेस कैलकुलेट हो गया, हम यहां पे पहुंच गए। अब कौन सी इंस्ट्रक्शन करने लगे हैं? स्कैन की इंस्ट्रक्शन करने लगे हैं। स्कैन स्ट्रिंग बाइट REPNE, रिपीट अंटिल नॉट इक्वल। और इस स्ट्रिंग की कितनी बाइट्स हैं, कितनी लोकेशंस हैं? 1। हसन हनीफ ने पहले हैंड रेज किया था, जरा हैंड रेज करेंगे दोबारा।
हसन था या हसन हनीफी था, रोल नंबर 31 है क्लास में मौजूद तो हैंड रेज करें। ओके चलें जी, अब आप जरा मुझे एक बात बताएं हसन बच्चे, एक बात बताएं, ये जो स्ट्रिंग है ES, जिस ES जी स्ट्रिंग सर। नहीं सॉरी ES जिसके अंदर इफेक्टिव एड्रेस, जिसका स्टार्टिंग एड्रेस ES में पड़ा हुआ है, ये वाली जो स्ट्रिंग है, अब DI के अंदर हम चले गए, यहाँ पर DI ऐड करके इसकी स्टार्टिंग लोकेशन पे पहुंच गए, ठीक है, स्टार्टिंग लोकेशन पे चले गए। हसन ठीक है? यस सर। अच्छा अब एक बात बताएं, मैंने कहा स्कैन की कमांड क्या काम करती है? स्कैन स्ट्रिंग बाइट की कंपेयर ही करती है, लेकिन कंपेयर दो स्ट्रिंग्स को नहीं करती। स्ट्रिंग की जो जिस लोकेशन पे जाते हैं ना, उसके डाटा को AL में पड़ी हुई वैल्यू के साथ कंपेयर करती है। समझ आई बात? जी सर। अच्छा अब जरा मुझे एक बात बताएं, जब पहली लोकेशन पे गए डाटा क्या पड़ा हुआ है बोलो? सर डेस्टिनेशन स्ट्रिंग की। डेस्टिनेशन स्ट्रिंग की हम बात कर रहे हैं, इसकी तो हम बात ही नहीं ना कर रहे हैं, इसको तो नहीं अब ले रहे, अब सिर्फ इसको ले रहे हैं, इस चीज को सिर्फ, ये वाला डाटा जी क्या सर। पड़ा हुआ है, तो क्या डाटा पड़ा हुआ है, सर 2F। और इसको AL वाले डाटा से कंपेयर करो, क्या सेम है? एक मिनट सर। यस सर। सेम है। डी ये वाला डाटा और ये AL है हमारे पास, ये देखो जरा चेक करो तो दोनों का डाटा सेम है। AL में DC पड़ा हुआ है और इस लोकेशन पे 2F है, क्या सेम है? यस सर। कैसे सेम नो है? सर। कैसे यस सर नो सर कर रहे हो? किधर हो, क्या कर रहे हो भाई? कहाँ पे ले रहे हैं आप क्लास? अच्छा बच्चे कोई और स्टूडेंट हैंड रेज कर दे, वो मेरा ख्याल है कि फैमिली में बैठ के शायद की क्लास ले रहे हैं अपनी। एनी अदर स्टूडेंट? आप लोगों ने देखा कि जब आसिफ ने हैंड रेज किया था तो मैंने सिर्फ समझाया ही है और कुछ भी नहीं किया है। मैंने, मेरा मकसद कोई क्वेश्चन पूछना नहीं है। जब मैं इस तरह से किसी स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करता हूँ तो समझाने में बड़ी आसानी हो जाती है मुझे। तो कोई एक आधा स्टूडेंट वॉलंटियर कर दिया करे इस तरह से। अच्छा जी आसिफ ही है मौजूद, चलें कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा आसिफ बच्चे आप मुझे ये बताएं, ये वैल्यू दोनों सेम है? नो सर। अच्छा अब सेम नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू में हमने लिखा है रिपीट अंटिल नॉट इक्वल, जब तक इक्वल ना हो तब तक चले। तो ये इसका मतलब है कि ये अगली लोकेशन पर चला जाएगा DI+1 होके, अगर डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू 0 है तो यस अब सर। अगली वैल्यू कंपेयर होगी और इसमें वैल्यू 7 रह जाएगी CX के अंदर। चले अब अगली वैल्यू कंपेयर करवाएं, है जी सेम? सर। सेम है नहीं है? नो सर। नहीं सेम। अगली लोकेशन पे चला गया, ये वैल्यू कम होके 6 रह गई यहाँ पे। अब अगली लोकेशन के साथ कंपेयर किया, सेम है या नहीं? नो 1 सर। नहीं है सेम। अच्छा इसका मतलब है कि ये उससे अगली लोकेशन पर चला गया, यहाँ पर एक वैल्यू और कम हो गई। आप बताएं सेम है? यस सर। तो इसका मतलब है कि अब लूप चलेगा अगला या लूप से बाहर आ जाएगा? लूप से बाहर आ जाएगा सर। लूप से बाहर आ, क्योंकि जब तक हमने कहा था इक्वल ना हो तब तक चले। अच्छा मुझे बताओ, इसको पढ़ के, इसको देख के, इसको समझ के कोई इसका पर्पस समझ में आता है, ये क्यों यूज करेंगे? सर ये हम एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए लेंगे, उसको नहीं, हम अब देखो ना ये यूज क्यों करेंगे, हमने ये फाइंड करना है कि एक स्ट्रिंग 1000 बाइट की है, हमारा मतलूबा वर्ड, हमारा मतलूबा डाटा बाइट उस स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है या नहीं है। यानी कि फॉर सर्चिंग अ जी सर। स्पेसिफिक करैक्टर फ्रॉम अ स्ट्रिंग, एक स्पेशल करैक्टर को सर्च यस करने सर। के लिए। समझ आई बात? यस सर।
जी। तो ये इंस्ट्रक्शन इस तरह से काम करती है जी। अगली बात पे चलते हैं जी। अब लोड इंस्ट्रक्शन पे, लोड स्ट्रिंग बाइट या स्ट्रिंग वर्ड। अब इसमें लोड में डाटा मूव होता है, लेकिन डाटा मूव कहां पे होता है, कहां से कहां पे होता है? सोर्स स्ट्रिंग से एल में बारी बारी मूव होता जाता है। इसको भी देख लें। लोड स्ट्रिंग बाइट, ये यहां पर सिर्फ REP आएगा, रिपीट करते रहो। कब तक रिपीट करते रहो? जब तक के लोड स्ट्रिंग बाइट AL के अंदर बारी बारी लोड नहीं हो जाती। इफेक्ट MA सोर्स इंडेक्स से चलता है, सोर्स स्ट्रिंग से चलती है। अच्छा मुझे बताएं, ये यहां पर मौजूद है, MA के अंदर पहली वैल्यू क्या कॉपी, AL के अंदर पहली वैल्यू क्या कॉपी होगी? लोड की कमांड क्या काम करती है? स्ट्रिंग की वैल्यूज बारी बारी AL के अंदर मूव करवाती जाती है। अब बताओ पहली वैल्यू क्या मूव होगी? जी सर। AL के अंदर क्या वैल्यू मूव होगी? 2F सर। 2F मूव हो जाएगी, हो 3। गई। अब इसके साथ जो काम होना था वो हो गया, इसको जहां पर यूज करना था कर लिया। अब ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, यहां पर इस जगह तक चला जाएगा, और अगला डाटा क्या मूव हो जाएगा इसमें? 3A। और ये काम चलता जाएगा कब तक? जब तक कि ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि हमने सिर्फ REP लिखा है, क्योंकि लोड की कमांड यूज कर रहे हैं ना। लोड अगर वर्ड कंपेयर करना है तो 2 से जाएगा डाटा, और अगर बाइट डाटा कंपेयर करना है, SB लिखा है तो एक एक बाइट से डाटा जाएगा, एक एक लोकेशन से। ठीक है। और स्टोर की कमांड क्या काम करती है? इसका उल्ट काम परफॉर्म करती है, इससे उल्ट काम करती है। वो क्या कर रही थी भला, बताओ जरा, ये क्या काम कर रही थी पिछली इंस्ट्रक्शन? कहां से डाटा ले रही थी? स्ट्रिंग से डाटा ले रही थी, और किस में मूव करवा रही थी? AL में। तो ये क्या काम करेगी? स्टोर की जो इंस्ट्रक्शन है, कहां से डाटा लेगी? AL से डाटा लेगी, और किस में मूव करवाएगी? डेस्टिनेशन स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है। और डेस्टिनेशन स्ट्रिंग का एड्रेस हमेशा कैसे कैलकुलेट करते हैं? ES को 10 हेक्सा से मल्टीप्लाई करते हैं और DI में ऐड कर देते हैं, और अगर डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू 0 है तो +1 या +2 डिपेंडिंग ऑन के बाइट डाटा है या वर्ड डाटा है। और इसी तरह से अगर डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू 1 है तो -1 या -2 डिपेंडिंग अपॉन के बाइट डाटा या वर्ड डाटा है। जी बेटा, अब मुझे बताएं यहां तक कितने बच्चों को लेक्चर समझ में आ गया? हैंड रेज करें, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, मूव करते हैं फर्दर। अच्छा जी, अब ठीक है बेटा, हैंड्स डाउन कर लें। अब है प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। ये कैसी इंस्ट्रक्शंस होती है? ये बड़ी आसान सी इंस्ट्रक्शंस हैं। ये वही इंस्ट्रक्शंस हैं जी जिसके बारे में अभी हमसे आसिफ ने शायद पूछा था, कैसा डायरेक्शन फ्लैग को कैसे क्या करेंगे। ये वही इंस्ट्रक्शंस ही आ गए। ये जरा देखें, STC ये क्या काम करती है जी? ये प्रोसेसर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस है, ये प्रोसेसर को कंट्रोल करने के लिए होती हैं। STC सेट कैरी फ्लैग टू 1, CLC क्लियर कैरी फ्लैग यानी कैरी फ्लैग को 0, CMC कैरी फ्लैग को कंप्लीमेंट्री पोजीशन देगी, अगर 1 है तो 0 कर देगी, 0 है तो 1 कर देगी। STD सेट डायरेक्शन फ्लैग, CLD क्लियर डायरेक्शन फ्लैग। ये मैं यहाँ से आपको करके दिखाता हूँ, ये आपके एमुलेटर से। ये मैंने ऑन किया इसको, यहाँ पर पहले मैंने लिख दिया ORG 100 हेक्सा। ये मैंने AX के अंदर अपने पास ही कोई वैल्यू मूव कर ली इस तरह से। अब मैंने यहाँ पर, ये जरा देखिएगा, ये मैंने फ्लैग रजिस्टर ओपन कर लिए। जरा बेटा देखिएगा फ्लैग रजिस्टर्स की वैल्यू क्या है इसमें, सारे के सारे आप लोगों ने गौर रखना है फ्लैग रजिस्टर्स की वैल्यू पे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ STC, CLC, STD, CLD, दो फ्लैग्स मैं समझा देता हूँ, बाकी भी ऐसे ही कर लें। ये जरा देखें तो ये मैंने सिंगल स्टेप में आप लोगों को फ्लैग्स मैंने ऑन कर दिए यहाँ पे। जरा चेक कीजिए तो कैरी फ्लैग की वैल्यू इस वक्त क्या है? 0। जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन रन होगी ना, ये STC, ये कैरी फ्लैग की वैल्यू पे बस गौर रखना है आप लोगों ने। कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी। जरा इधर इस जगह पे गौर रखिएगा, कैरी फ्लैग की वैल्यू, ये देखिए कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई। CLC का मतलब है क्लियर कैरी फ्लैग, तो ये कैरी फ्लैग की वैल्यू दोबारा 0 हो जाएगी, चेक कर लें 0 हो गई। अच्छा, STD सेट डायरेक्शन फ्लैग वैल्यू, डायरेक्शन फ्लैग किधर लिखा है जी? ये डायरेक्शन फ्लैग की वैल्यू क्या लिखी हुई है? 0। तो सेट करने का मतलब है कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये देख लें 1 हो गई। और क्लियर करने का मतलब है कि ये 0 हो जाएगी। इस तरह से ये काम करते हैं।
तो डायरेक्ट फ्लैग्स को हम खुद वैल्यूज असाइन कर सकते हैं और उसका तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है। ये प्रोसेसर को कंट्रोल करने के लिए होती हैं। और एनओपी का मतलब है, अच्छा एसटीआई का मतलब है सेट इंटरप्ट फ्लैग, और सीएलआई का मतलब है क्लियर इंटरप्ट फ्लैग, और नोप का मतलब है नो ऑपरेशन, यानी कि इसके बाद कोई ऑपरेशन नहीं होगा। वो आप देखते हो बाज़ औक़ात जब इमुलेटर के अंदर रन करते हैं एनओपी लिखा आ रहा होता है, एनओपी का मतलब है कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना। और होल्ड का मतलब है अगर काफी सारे नो ऑपरेशन आ गए और उसका कोई काम करने के लिए नहीं है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देगा और प्रोग्राम से बाहर निकल आएगा। वेट का मतलब है वेट फॉर टेस्ट पिन एक्टिव। ये टेस्ट पिन एक होती है, ये इंटरप्ट मॉड्यूल्स के अंदर इंटरफेसिंग में इस्तेमाल होती है इसको एक्टिव करने के लिए। फिर स्केप मोड है, ये किस मकसद के लिए, इंस्ट्रक्शन पास करनी है, कोई और को प्रोसेसर पास मौजूद है तो उसके साथ एड्रेस शेयर करना है, डाटा शेयर करना है तो उस मकसद के लिए। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के दौरान जब एग्जीक्यूट हो रही हो तो बस को लॉक करने के लिए कि सारा काम उसी के पास रहे, वो लॉक हो जाती है उसके पास। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जी अब नंबर 6 और आज के लेक्चर की जो आखिरी इंस्ट्रक्शंस है, कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, अब हम इनको देखते हैं और लेक्चर को वाइंड अप करने की तरफ चलते हैं। कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस दो तरह की होती हैं, एक होती है अनकंडीशनल ट्रांसफर और एक होता है कंडीशनल ट्रांसफर। अनकंडीशनल ट्रांसफर ऐसे ट्रांसफर को कहते हैं जिसमें कोई कंडीशन चेक नहीं होती, बस जब वो कॉल आ जाएगी, जब उसके बारे में वो इंस्ट्रक्शन लिखी जाएगी, वो कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा दूसरी जगह पे। लाइक कॉल रजिस्टर मेमोरी या डिस्प 16, कोई भी लेबल लिखा हुआ डिस्प 16 का मतलब, इसका मतलब है कोई सब रूटीन कॉल हो रही है, कोई फंक्शन कॉल हो रहा है। जैसे आप फंक्शन कॉलिंग करते हो सी के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर, ये वही चीज ही है असेंबली के अंदर। और रिटर्न का मतलब है मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इंटरनेट कनेक्शन मेरी तरफ से डिस्टर्ब हुआ था, अगर किसी को नई आवाज सुनाई दी हो ताकि वो दोबारा से देख ले इस चीज को। मैं इस बात का जिक्र कर रहा था कि कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस दो तरह की होती हैं। ये कंट्रोल ट्रांसफर करती हैं एक स्पेसिफिक टारगेट डेस्टिनेशन के ऊपर और ये फ्लैग्स को अफेक्ट नहीं करती, पहली बात। दूसरी बात यह कि कौन सी दो तरह की होती है, अनकंडीशनल ट्रांसफर्स और कंडीशनल ट्रांसफर्स। अनकंडीशनल ट्रांसफर्स वो ट्रांसफर्स होते हैं जिसमें कोई कंडीशन चेक नहीं होती, बस जब वो कमांड या इंस्ट्रक्शन आ जाती है कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है मेमोरी की एक जगह से दूसरी जगह पे। लाइक कंट्रोल, कोई कॉल आ गई, कोई कॉल ऑपरेशन आ गया जिसे फंक्शन कॉलिंग ऑपरेशंस होते हैं, तो वो वहां पर जंप हो जाता है। या जंप इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट आ गई, आपको पता है ना वो जब हम पहला प्रोग्राम बनाया था हमने कहा था जंप स्टार्ट, तो उसने कोई कंडीशन चेक नहीं की थी, बस वो स्टार्ट नामी लेवल पे जंप कर गया था। तो ये अनकंडीशनल जंप्स होते हैं। और कुछ होती है कंडीशनल ट्रांसफर्स, वो भी दो तरह के होते हैं कंडीशनल ट्रांसफर भी, एक साइंड कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शंस और एक अनसाइंड कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन। ब्रांच का मतलब होता है जंप करना। साइंड कंडीशनल ये पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स के लिए, और अनसाइंड का मतलब ये बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव नंबर के लिए, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का हिसाब नहीं रखा जाता। इसमें क्या होता है, फ्लैग चेक किया जाता है और अगर तमाम कंडीशंस ट्रू होती हैं, इफ ऑल कंडीशंस आर ट्रू, तमाम की तमाम कंडीशंस, तो मेमोरी के जो कंटेंट्स हैं, वो न्यू लोकेशंस के जो कंटेंट्स हैं वो मॉडिफाई कर दिए जाते हैं बाय मॉडिफाइंग द आईपी एड्रेस इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, जिसमें वो एड्रेस होता है जहां से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच करनी होती है। ठीक है ना, यानी कि फॉर एग्जांपल तो आप इस तरह से इसको समझ लें, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि बिल फर्ज ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, ये वाला यहाँ पर हम मौजूद हैं, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम इस वक्त मौजूद हैं जिस जगह पे मैंने कलर को येलो किया हुआ है। तो अगर यहाँ पर कोई कंडीशन आ जाती है प्रोग्राम के अंदर और कंडीशन में हमने यहाँ पर कोई एड्रेस मौजूद है, यहाँ पर एड्रेस मौजूद है 23, ये एड्रेस मौजूद है जी यहाँ पर सपोज करें, और आईपी के अंदर यही वैल्यू आगे चल रही है, आईपी रजिस्टर में यही वैल्यू चल रही है 236656।
तो अब होगा क्या, जब ट्रांसफर होगा कंट्रोल, तो कंट्रोल फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कंडीशन आ गई जंप करने वाली, और वो कंडीशन इस जगह पे जंप करना है 2 3 6 5 सी पे। तो होगा क्या कि अगर तमाम कंडीशंस ट्रू हैं तो इसको मॉडिफाई कर देंगे 2 3 6 5 सी, तो वो अगली इंस्ट्रक्शन पे 7 पे जाने की बजाय, क्योंकि अगली वैल्यू हमारे पास 7 होनी है, तो वो इस पे जाने की बजाय वो कहाँ पे जंप कर जाएगा, वो 7 पे जंप कर जाएगा। बट दीज आर कंडीशनल जंप्स, ये कंडीशन को चेक करके होते हैं, अदरवाइज जंप नहीं होते अगर कंडीशन ट्रू ना हो। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये इस तरह के होते हैं, ये जंप इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई, ये देखिएगा जेई, वो हमने इसका प्रोग्राम भी किया था ना, बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर की कन्वर्जन वाला, ये वैसे उसी में जंप हमने कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस इस्तेमाल की थी। जंप इफ इक्वल, इसकी ऑल्टरनेटिव नाम है जंप जेजी, यानी कि जंप इफ रिजल्ट इज 0। तो 0 कब होगा, जब 0 फ्लैग की वैल्यू 1 होगी, यानी कि फ्लैग चेक करेगा, 0 फ्लैग की वैल्यू 1 है तो इट मींस रिजल्ट इज 0। तो डिस्पेट का मतलब है ये जो लेबल का नाम आपने रखा हुआ है, एग्जिट नाम रखा हुआ है, आपने रखा हुआ है जंप टू लेबल माई कोड, तो ये तब होगा जब कंडीशन चेक हो जाएगी। जंप इफ नॉट इक्वल, इसका मतलब ये है। जंप इफ ग्रेटर देन, इसका मतलब ये है। जंप इफ ग्रेटर देन और इक्वल टू, जंप इफ लेस देन, जंप इफ लेस देन और इक्वल टू। वो जो इफ एल्स की कमांड आप यूज करते हैं कि इफ एल्स ये हो तो उसमें कंडीशन चेक होती है ना, तो इसमें पहले कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशंस ट्रू होती हैं तो फिर ये जंप करेगी। और अनकंडीशनल ट्रांसफर में क्या होता है, अनसाइंड कंडीशनल ट्रांसफर में क्या होता है, अनसाइंड कंडीशनल ट्रांसफर के अंदर नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, बस ये फर्क है, आप चेक कर लें। पहली और दूसरी कमांड में कोई फर्क नहीं है, फर्स्ट में चेक करें, फर्स्ट सेकंड में कोई फर्क नहीं है, थर्ड में फर्क है। ये लिखा है जंप इफ ग्रेटर, इसमें ग्रेटर का हिसाब नहीं होता क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव नंबर चेक नहीं होते। जंप इफ अबव, जंप इफ अबव और इक्वल, इधर है जंप इफ ग्रेटर देन और इक्वल टू, इधर है जंप इफ लेस, इधर है जंप इफ बिलो, इधर है जंप इफ लेस देन और इक्वल टू, इधर है जंप इफ फॉर बिलो और इक्वल टू। ये डिस्पेट से परेशान नहीं होना, ये डिस्प्ले 8 या डिस्पेट जो लिखा हुआ है ये कोई लेबल का नाम है, जिस लेबल पे आप जंप करवाना चाहते हैं, जंप होना चाहते हैं या कंट्रोल ट्रांसफर करना चाहते हैं, ये उसकी लोकेशन का नाम है। और इसका कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन, कोई ना कोई इस जगह का मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होता है, वहां पे मूव कर जाते हैं, आईपी एड्रेस जो है चेंज हो जाता है, आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का जो एड्रेस है। जी यहां तक अगर आप लोगों को बातें समझ में आ गई हैं तो जरा हैंड रेज कीजिए। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, हमना मुजाहिद, फिर हमना, इंशाल, इकरा बशीर, मोहम्मद हुसैन, मुजाहिद हुसैन, अभी भी 5 स्टूडेंट्स बाकी हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, उन्हीं में से 4 तो वही हैं, हमना मुजाहिद है, फिर हमना है, इंशाल है, इकरा बशीर है, मोहम्मद हुसैन है। इनके हैंड रेज नहीं हुए अभी तक, या तो क्लास नहीं ले रहे या फिर ये 5 आप मुझसे सवाल पूछेंगे कोई ना कोई। और बेहतर यही है कि आप मुझे बता दें अगर समझ में नहीं आई, ये बात आ गई है तो क्लियरली बताया करें, साउंड किया करें, ताकि पता चले कि आप लोगों में से कितने बच्चों को चीज कोई समझ में आई है। ठीक है जी, आप लोग हैंड्स डाउन अपने कर सकते हैं। अब ये जो 4-5 स्टूडेंट्स थे, इन्होंने जो सवाल पूछना है ये सवाल पूछेंगे। अच्छा, अब अगली बात आप लोगों से कुछ मैंने करनी है अटेंडेंस के बारे में। नेक्स्ट टाइम जब आप लोग अटेंडेंस क्लास में एंटर होना, आज मैं आप लोगों के रोल नंबर को देख के, मेरे पास आपकी लिस्ट सामने है, मैं उसको देख के अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ आप लोगों की। नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने जब एंटर होना ना, तो आपका रोल नंबर जो मेंशन होना डिवाइस जब मैं एंटर कर रहा हूँ तो इस तरह से होना चाहिए, लाइक 19 एरिड 3546, और आगे यहाँ पर ये लिखा हो BS CS थर्ड 3, बस इस तरह से। आपने RD 7 जगह बचती है, लिखना है नहीं लिखना, बाद में आपने अपना नाम लिखना है या नहीं लिखना,
ये आप लोगों की मर्जी है। मुझे ये चीज पहले चाहिए, रोल नंबर 19 एरेड 3546, उसके बाद क्लास चाहिए BScs 3 और फिर नेम। ये ना लिखे मुझे कोई मेरा कोई कंसर्न नहीं, इससे मुझे सिर्फ इतनी चीज से कंसर्न है। ये मैं आप लोगों से ये चाहता हूं कि आप लोग जब आप नेक्स्ट टाइम मीटिंग में एंटर हो, नेक्स्ट क्लास में कल 1:30 बजे, तो ये आप लोगों के पास ऊपर लिखा हुआ हो रोल नंबर, मैं तब एंटर आप लोगों को करूंगा। ये बात अपने पास माइंड में रखिएगा आप लोग सब। उम्मीद है मेरी बात ये समझ गए होंगे आप लोग। हाँ जी, अब अटेंडेंस लेने का कुछ तरीकाकार मैंने ये अडॉप्ट किया है कि आप लोगों का मैं रोल नंबर कॉल करूंगा और आप लोग अपने अपने हैंड रेज करते जाएंगे। जो हैंड रेज करते जाएंगे उनकी अटेंडेंस मैं मार्क करता जाऊंगा। जब अटेंडेंस मार्क हो जाए वो अपने हैंड्स डाउन कर लें। ये मैंने आपके सामने ही आप लोगों की अटेंडेंस ओपन की हुई है। ये मैंने रोल नंबर आप लोगों के लिखे थे अभी। अभी मैं आपके रोल नंबर्स कॉल करता हूँ, तो आप लोगों ने बस करना सिर्फ ये है कि आपने हैंड रेज कर देना। जब आपकी अटेंडेंस इधर मार्क हो जाए या मैं ओके कह दूं, तो आप लोगों ने जो है वो बस उसको हैंड्स डाउन कर लेना अपना। जी बेटा, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है? रोल नंबर 16। हाँ जी, ऐसे जिस तरह से अब आपने लिखा हुआ है ना, बिल्कुल ऐसे ही नाम लिखा होना चाहिए। 19 एरेड 3516 और BScs 3, बिल्कुल सही है। अब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, कोई बात करनी है बेटा आपने तो मुझसे कर सकते हैं आप, वरना मैं अब अटेंडेंस कॉल करने लगा हूँ। ठीक है, 3899। मैंने कहा कि आप लोगों ने सिर्फ अपना हैंड रेज कर देना है, पर जो लोग सिर्फ नाम से कनेक्टेड हैं आज लोग, वो अभी उनके पास ऑप्शन है कि वो रीनेम अपने आप को कर सकते हैं। तो रीनेम बेहतर है कि कर लें ताकि मेरे लिए आसानी हो, वरना लिस्ट तो मेरे पास मौजूद है ही, तो वहां से आप लोगों का नाम देख लूंगा। फिर 3899 नहीं है जी, 3490, 3492, 3495, 3496, 3498, 3499, 3498। ओके ठीक है बेटा, साथ ही आप लोगों की जब अटेंडेंस हो जाए हैंड्स डाउन कर लें। 3499, 3496 भी मौजूद है बेटा, जल्दी हैंड रेज किया करें ना फिर। ठीक है, लग गई अटेंडेंस 3496 आपकी भी। 3499, 3501, 0, ओके जी 01 आ गया जी, बिलाल यूसुफ। ठीक है, और इकरा बच्चा, मुझे आपका रोल नंबर नहीं नजर आ रहा पूरा लिखा हुआ। रोल नंबर 14 है आपका, भी तो बहुत दूर है। 3504, 6, 7, 8, 9, 10। हनान अख्तर 9 रोल नंबर। हनान अशरफ है। हनान जाफर, बेटा ये हनान जाफर कोई स्टूडेंट नहीं है यहाँ पर। अब मुझे आपका रोल नंबर भी नजर नहीं आ रहा लिखा हुआ, और हनान अशरफ का नजर आ गया मुझे। 3508, 3508 आप अपना हैंड्स डाउन कर लें। ठीक है, अच्छा ये जो हनान जाफर है ना बेटा, अपना रीनेम करें और जो नाम आपका यहाँ पे मौजूद है ना वो लिखें, या फिर अपने आप को पहले रोल नंबर लिखें रीनेम करके और नाम अपना बाद में लिखें, ताकि मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर सकूं। अच्छा जी, 3509 है जी, 10 है, 11, 12, 13। अच्छा 12 और 13 दोनों है, 12, 13। देखें ना, अब आप लोग रोल नंबर के हिसाब से करेंगे ना तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। 14, ठीक है, 14 इकरा बशीर। ठीक है बेटे, आप भी अपना रोल नंबर पहले कर लीजिएगा नेक्स्ट टाइम। अब 15 रोल नंबर, 16, 18, 19, 21, मोहम्मद आफाक 21 रोल नंबर। ओके ठीक है बच्चे, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 28। ओके 31, 32, 34, 35,
अच्छा 3507 ओके बेटा, होगी मार्क 3507, होगी मार्क बच्चे अटेंडेंस 3507 बच्चे, हैंड्स डाउन कर लें, आपकी अटेंडेंस होगी मार्क। 31 रोल नंबर, 32, 34, 35, 38 मोहम्मद शहरियार 38 ओके ठीक है, शहरियार हो गई अटेंडेंस। 39, 42, 44, 46 ठीक है बेटा, 46 आपकी भी होगी अटेंडेंस। 48, 49, 50 49 बच्चे आपकी भी होगी। नुमान, आज आपको मैंने ना 2 दफा पॉइंट आउट किया है बेटे, नेक्स्ट टाइम ये हरकत नहीं होनी चाहिए। वीडियो आपका ऑन ना हो, ये रिकॉर्डिंग इसकी हो रही होती है, यही रिकॉर्डिंग पोर्टल पे जाती है और यही रिकॉर्डिंग आपकी आगे हेड ऑफिस भी जाती है क्लासेस की। तो अवेयर रहा करें इस बात से कि आप कहाँ पे मौजूद हैं और क्लास आप सीरियस होकर लिया करें। 3550, 3551, 52, 53, 54 सज्जाद असलम 52 ओके। समन इकबाल 53 ओके। 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66 ओके जी, मैं आप काउंट कर लेता हूँ। मेरे पास इस वक्त ना 18 स्टूडेंट्स मौजूद हैं क्लास में। 3516 ओके बेटा, आपकी भी लगा दी अटेंडेंस 3516। बेटा 2 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस नहीं लगी, मेरा ख्याल है कि वो कौन से स्टूडेंट्स अब जिन्होंने अटेंडेंस कॉल नहीं की है। मेरे पास 16 टोटल काउंट हैं, तो 2 स्टूडेंट्स काउंट नहीं हो रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लगी है और क्लास में ना स्टूडेंट 18 मौजूद हैं, क्योंकि 19 पार्टिसिपेंट्स हैं एक्सक्लूडिंग वी 18 स्टूडेंट्स हैं। तो बेटा देख लें जिसकी अटेंडेंस नहीं लगी ना वो अब लगवा लें। फिर ये 3496 3507 12 बेटा आपको लगता है ना जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई तो वो अटेंडेंस में बोल ले, क्योंकि फिर ये ना हो कि आप लोग अटेंडेंस अपनी ना कॉल करवा रहे हो। अगर किसी का हैंड रेज नहीं हो रहा था तो वो भी मुझे बता दे फिर अभी। अच्छा जी, आप जरा हैंड रेज करें जिन सबकी अटेंडेंस हो गई है, जितने लोग एग्री करते हैं कि हमारी अटेंडेंस हो गई है। आपके सामने आपको स्क्रीन पर नजर आ ही रहा है ना कितने बच्चों की अटेंडेंस हो गई है। वो जरा सारे हैंड रेज कर दें जरा जल्दी से। जल्दी करें जल्दी। मेरा रोल नंबर 16 आपकी अटेंडेंस लगा दी है मैंने। हैंड रेज करें अब भी, आप भी। ये हमना मुजाहिद कौन है जी? हमना मुजाहिद रोल नंबर 6 है। बेटा सारे स्टूडेंट हैंड रेज किए रखे हैं अभी। रोल नंबर 6 ओके, एक ये नहीं है, ठीक है। हमना मुजाहिद भी हो गई, रोल नंबर 16 भी हो गया। इकरा बशीर रोल नंबर 14 की भी लगी अटेंडेंस। इकरा बशीर आप भी हैंड रेज नहीं करनी। मोहम्मद हुसैन, अब इनका रोल नंबर नहीं मुझे आइडिया क्या है।
मोहम्मद हुसैन है या मोहम्मद हुसैन तैयब है? सजाद असलम 52 रोल नंबर। बेटा सजाद असलम आपकी भी अटेंडेंस हो गई है, आप भी हैंड रेज करें अपना। अच्छा इकरा बशीर भी हैंड रेज नहीं कर रही और मोहम्मद हुसैन नहीं कर रहा। अच्छा किसी को मोहम्मद हुसैन का रोल नंबर पूरा पता है क्या है? रोल नंबर है 32। ओके ठीक है, ये 32 रोल नंबर की भी अटेंडेंस हो गई। अब मेरे पास हो गई पूरी अटेंडेंस। ठीक है जी, अब आप लोगों में से जिसकी अटेंडेंस, ये मैंने बाकी दोनों के जिनके हैंड रेज नहीं हुए थे मैंने उनकी भी सबकी अटेंडेंस अब लगा दी है। आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं अगर कोई बात आप लोगों को नहीं पूछनी। हम कल इंशाल्लाह ताला 1:30 बजे जब मिलेंगे तो जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने रोल नंबर और क्लास के आगे कैसे लिखना है, उसी तरह से आप लोगों ने अपने आप को रीनेम करके रखना है। पहले 19 एरेड रोल नंबर आएगा, BSCS 3 लिखा होगा, उसके बाद नाम लिखना है तो लिखें, नहीं लिखना तो मत लिखें। आप लोग फिलहाल मीटिंग लीव कर दें। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछना तो मीटिंग लीव कर सकता है। मेरी तरफ से लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज। हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला जो बाकी जो ये इंस्ट्रक्शंस रह गई हैं कल हम 1:30 बजे मिलेंगे और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेट इसका पढ़ेंगे और उसको कंप्लीट कर लेंगे। बेटा किसी ने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है ना तो वो मीटिंग में मौजूद है, वरना मीटिंग लीव कर दें आप लोग। क्लास हमारी खत्म हुई यहाँ पे। कल 1:30 पे इंशाल्लाह ताला मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये आज फर्स्ट आपका आफ्टर मिड फर्स्ट लेक्चर था, इसलिए ज़रा स्पीड मैंने स्लो भी रखी है और काम भी पढ़ाया है। नेक्स्ट टाइम हम ज़रा ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देंगे, अपनी रूटीन पे वापस आ जाएंगे। थोड़ा सा मैंने आपको न्यू मेथड भी इंट्रोड्यूस करवा दिया आपको आपकी अटेंडेंस को मेंटेन रखने का, तो लिहाजा नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह ताला हम उसको सही सूरत हाल पे वापस ले आएंगे अपनी क्लास को, सही स्टडी में। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।